गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शून्य आईएएस। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं वेव्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। उसके बाद हम देखेंगे कि साउंड वेव्स क्या होते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है ना। और उसके बाद जो है थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, और कुछ केस स्टडीज होते हैं जैसे रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कभी कभी जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो ब्रिज होता है, जो हैंगिंग ब्रिज की हम जो बात करें, ठीक है ना, और आपको हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रिज का निर्माण जो होता है व्हेन इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, तो वहाँ पे हम जो है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब सोल्जर जो होते हैं, इंडियन आर्मी की अगर आप बात करते हैं, जो सोल्जर जो वॉक करते हैं ना, ठीक है ना, तो वो एक पर्टिकुलर रिदम में वॉक करते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि जब कोई भी इंडियन आर्मी का सोल्जर हो या किसी भी प्रकार का सोल्जर हो, जब वो ब्रिज पे वॉक करते हैं, उनको कहा जाता है कि आप जो है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जो है आप वॉक कीजिएगा, ना ही एक सोल्जर के जैसा। क्यों ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर सोल्जर जिस तरीके से स्टेपिंग करते हैं, उनकी स्टेपिंग जो होता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से मैच करती है और ब्रिज को टूटने की संभावना रहती है। तो काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चन जो स्टेट पीसीएस में, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी पूछा गया। और अगर यूपी पीसीएस की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन जो है दे आर इवॉल्विंग इन नेचर। इवॉल्विंग कहने का मतलब है द पैटर्न्स ऑफ द क्वेश्चंस आर चेंजिंग। ओके, तो यहाँ पे हम जो है यूपी पीसीएस को मद्देनजर रखते हुए जो हम चीज़ों को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे वेव्स होता क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। देखिए वेव्स की बात करेंगे तो वेव्स का मतलब क्या होता है। वेव्स इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। वेव्स इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। In conclusion, a wave can be described as a disturbance that travels through a medium, transferring energy from one location to another without the transfer of matter। देखिए अगर हम वेव्स की बात करेंगे, वेव्स क्या होते हैं। देखिए अगर वेव्स को किस प्रकार से देखिएगा, यहाँ देखिए सपोज मान के चलिए कि यहाँ पे किसी प्रकार का ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो पार्टिकल जो होते हैं, वेव्स में जो पार्टिकल जो होते हैं, वो पार्टिकल जो होते हैं दे वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन। याद रखिएगा, दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, कौन? पार्टिकल, ठीक है, अबाउट देयर मीन पोजीशन। पार्टिकल्स कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं? पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं वाइल वाइब्रेटिंग, जब वाइब्रेट करते हैं वाइल वाइब्रेटिंग व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है ना। दे गेन सम एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है, ये जो एनर्जी गेन करते हैं इट इज बिंग ट्रांसफर्ड। ये एनर्जी जो होता है फिर ये दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होता है, फिर ये तीसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि जब वेव्स की प्रोपागेशन की बात करते हैं, जब वेव्स की हम जो है प्रोपागेशन की बात करते हैं, याद देखिएगा वी आर टॉकिंग अबाउट द वेव्स प्रोपागेशन। वेव्स प्रोपागेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा वेव्स किस प्रकार से प्रोपेगेट करता है। तो वेव्स प्रोपेगेशन की अगर हम बात करते हैं तो पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन। कहने का मतलब है पार्टिकल जो है दे डू नॉट लीव देयर पोजीशन, द पार्टिकल जो है दे डू नॉट गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर पोजीशन, रेदर एनर्जी जो होता है इट इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। याद रखिएगा पार्टिकल्स कभी अपने पोजीशन को नहीं छोड़ता है। वेव्स किस तरीके से प्रोपेगेट करता है, वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए एनर्जी जो है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होता है, ठीक है। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम अगर हम बात करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम की अगर हम बात करेंगे, जो वेव्स को कैटेगराइज किया गया दो पार्ट। वेव जो है वेव्स की अगर हम बात करेंगे तो वेव्स को जो कैटेगराइजेशन किया गया है दो भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहला वेव्स क्या कहते हैं, सबसे पहला वेव्स की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है आपका मैकेनिकल वेव्स। क्या? मैकेनिकल वेव्स। और दूसरा जो वेव्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग मैकेनिकल वेव्स की बात करते हैं तो किसी भी अगर कोई वेव जो है इफ इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट प्रोपागेशन, उसे हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। कोई किसी भी वेव की अगर बात करते हैं उसको अगर स्प्रेड करने के लिए, उसे अगर प्रोपेगेट करने के लिए अगर एक मीडियम की आवश्यकता है, चाहे सॉलिड मीडियम हो, लिक्विड मीडियम हो, गैसियस मीडियम हो, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो है मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो मैकेनिकल वेव जो होता है उसे क्या लिख सकते हैं, इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट प्रोपागेशन। सिंपल सा चीज है, इट रिक्वायर्स मीडियम, उसको जो है मीडियम की जरूरत, इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट प्रोपागेशन,
प्रोपागेशन, ठीक है ना, फॉर इट प्रोपागेशन। मीडियम की आवश्यकता है। ओके चलिए, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है प्रोपागेट करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। यहाँ पे क्या है, मीडियम की आवश्यकता नहीं है, मीडियम की जो है आवश्यकता नहीं है। ओके चलिए, अब फर्दर अगर आप मैकेनिकल वेव्स को देखिएगा, फर्दर अगर मैकेनिकल वेव्स की बात करें तो फर्दर जो मैकेनिकल वेव्स को दो भागों में बांटा गया है। फर्दर अगर मैकेनिकल वेव्स की बात करें तो दो भागों में इसे बांटा गया, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है ना। फर्दर अगर हम बात करेंगे, एक होता है आपका ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन में कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसवर्स वेव हो गया या लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया, किसके अंतर्गत आते हैं, ये जो है आपका मैकेनिकल वेव्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए ओके, अब हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। ए ट्रांसवर्स वेव इज ए मूविंग वेव दैट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेशन अकरिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो कहने का मतलब यह है, देखिए दो प्रकार के वेव्स, एक ट्रांसवर्स वेव, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, जो पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है, इट इज वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। समझेंगे यहाँ पे, देखिए जो यहाँ पे वेव्स की हमने जो बात की है, ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले जो है हम ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं, ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं, यहाँ देखेंगे ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं, ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव में सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये कौन सा वेव है, ये क्या है, ये आपका जो है मैकेनिकल वेव है। ट्रांसवर्स वेव की अगर हम बात करते हैं, क्या है आपका, ये आपका मैकेनिकल वेव है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज योर मैकेनिकल वेव, ये आपका क्या है, मैकेनिकल वेव है, ठीक है ना। ओके, यहां पे एक चीज को याद रखिएगा, पार्टिकल्स, मैंने बताया था वेव का, जो वेव की डेफिनेशन में हमने बताया था कि पार्टिकल जो है वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, वो अपनी पोजीशन को कभी छोड़ता नहीं है, ठीक है ना। और एनर्जी जो है इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर एंड दिस इज द रीजन व्हाई द वेव इज प्रोपेगेटिंग। तो यहाँ पे जो ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यहाँ देखिए आप किस तरीके से लिख सकते हैं, पार्टिकल जो है, पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर particles vibrate perpendicular to the direction of wave flow, to the direction of wave flow, to the direction of wave flow। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पार्टिकल जो होते हैं वो आपके परपेंडिकुलरली वाइब्रेट होते हैं, ठीक है ना। इसको एक और तरीका से, इसको आप एक और तरीका से लिख सकते हैं, आप यहाँ पे जो है एक और आप तरीका से लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द वेव एनर्जी। पार्टिकल जो है, आप ये भी लिख सकते हैं, पार्टिकल जो है, पार्टिकल्स वाइब्रेट perpendicularly to the direction of wave energy। और यही वेव एनर्जी होता है, आपको पता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर वेव प्रोपागेशन, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर वेव प्रोपागेशन। ओके चलिए, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ जिसके थ्रू आप जो है ट्रांसवर्स वेव को समझ सकेंगे। देखिए ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे, सपोज आपका दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्लो, ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्लो, ये क्या है आपका डायरेक्शन ऑफ वेव फ्लो, डायरेक्शन ऑफ वेव फ्लो कह सकते हैं। और वेव फ्लो मतलब डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, एनर्जी, ओके, इस दिशा में। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्लो, मतलब यहाँ जो पार्टिकल्स है ये इस परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल जो है परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो क्वाइट सिंपल है, पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्लो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। अब देखिए एग्जांपल की बात करेंगे, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या होता है, जो आप जो वाटर में जो रिपल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, वाटर में जो वेव्स क्रिएट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वाटर वेव्स की अगर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल क्या होगा आपका,
एग्जाम्पल जो है वाटर वेव्स की अगर हम बात करेंगे तो वाटर वेव्स क्या है, वाटर वेव जो है इट्स एग्जाम्पल ऑफ योर ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है, ठीक है। अब जो है हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, आपको पता है, ये भी आप सबसे पहला पॉइंट के, ये भी आपका जो है मैकेनिकल वेव है, क्योंकि इसको भी प्रोपेगेट करने के लिए जो है आपको मटेरियल मीडियम की जरूरत है। और इसका डेफिनेशन क्या है, पार्टिकल्स वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। जिस दिशा में आपके वेव प्रोपागेट कर रही है उसी दिशा में आपके पार्टिकल्स भी यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स वाइब्रेट, पार्टिकल्स वाइब्रेट, particles vibrate along the direction of wave propagation, ठीक है ना, वेव प्रोपागेशन। पार्टिकल जो है जिस दिशा में आपका वेव प्रोपागेट करी उसी दिशा में ये जो है आपके वाइब्रेट कर रहे हैं। सपोज ये आपका जो है वेव प्रोपागेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो पार्टिकल्स क्या, पार्टिकल जो है जिस दिशा में वेव मूव कर रही है उसी दिशा में आपके जो है पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। मीन पोजीशन है पार्टिकल का, दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल इस तरीका से जो है ये मीन पोजीशन, ये क्या है आपका मीन पोजीशन है, पार्टिकल का क्या है मीन पोजीशन है। और आप देख रहे हैं कि मीन पोजीशन से जो है पार्टिकल इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। अल्टीमेटली क्या, इट इज प्रोपागेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्लो पार्टिकल, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग जो है लॉन्गिट्यूडनल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या है, साउंड वेव जो है आपका एग्जांपल ऑफ साउंड वेव की अगर हम बात करेंगे, साउंड वेव की अगर हम बात करेंगे, साउंड वेव जो है ये आपका एग्जांपल ऑफ क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इट्स एग्जांपल ऑफ योर लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हम लोगों ने वेव्स का बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो वेव के जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होते हैं उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विथ वेव्स, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विथ वेव्स। देखिए यहाँ पे क्या है, सपोज एक वेव ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये देखिए ये वेव है आपका, ओके, दिस इज अ वेव, ठीक है ना, वेव है। अब यहाँ पे हम लोग हर एक चीज देखने की कोशिश करते हैं, एक एक डेफिनेशन को देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो हम लोग वो क्या कहते हैं, हम लोग सपोज ये जो हाईएस्ट पोजीशन आप जो देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो देख रहे हैं ये क्या आपका क्रेस्ट है, ये आपका क्या है क्रेस्ट है। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका क्या है ट्रॉ है, ट्रॉ है, ठीक है ना। और यहाँ क्रेस्ट से क्रेस्ट तक की बात करेंगे, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेस्ट से क्रेस्ट या ट्रॉ से ट्रॉ की डिस्टेंस की बात करेंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। याद रखिएगा, क्रेस्ट से क्रेस्ट की डिस्टेंस जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है ना, ओके। और यहाँ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जो हुआ है, यहाँ पे आप जो देख सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। दिस इज व्हाट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये क्या है आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आपका एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग जो है एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि क्रेस्ट टू क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्या, क्रेस्ट से क्रेस्ट के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है ना। वेवलेंथ को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लैम्डा, ठीक है, ओके। अब आता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकेंड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट हुआ है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सपोज यहाँ पे देखिए एक साइकिल हो गया, 2 साइकिल, 3 साइकिल, एक सेकंड में अगर 3 साइकिल कंप्लीट होता है इसका क्या होगा आंसर, 3 हर्ट्ज होगा। जो हर्ट्ज जो है हर्ट्ज की बात करेंगे, HERTZ, ये क्या है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है आपका यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, आपका डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। ये क्या है आपका हर्ट्ज जो है। फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है आपका डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होगा। फ्रीक्वेंसी जो है आपका डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होगा,
डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होगा, और वही अगर हर्ट्ज की बात करेंगे, हर्ट्ज क्या डिराइव यूनिट्स होंगे। ठीक है, चलो ओके। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लोग थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिमेंबर कर लीजिएगा। तो आपने देखा यहाँ पे दो पैरामीटर्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है, वन इज योर वेवलेंथ एंड अदर इज योर फ्रीक्वेंसी। एक आपका वेवलेंथ है, दूसरा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज को समझने की बात करते हैं, किस अगर कोई वेव है इट इज हैविंग हायर वेवलेंथ, तो क्या होगा, वेव हैविंग हायर वेवलेंथ क्या होगा, वेव जिसका वेवलेंथ काफी अधिक होगा, डिस्टेंस कवरेज बाय द वेव विल बी मोर, मतलब वेव जो है काफी दूर तक डिस्टेंस कवर करेगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है नोट, ठीक है ना, नोट की बात करेंगे तो याद रखिएगा। ओके, वेव हैविंग हायर वेवलेंथ, वेव हैविंग हायर वेवलेंथ, हैविंग हायर वेवलेंथ, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, डिस्टेंस जो है कवरेज विल बी मोर, डिस्टेंस कवर्ड विल बी मोर, क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड विल बी मोर। देखिए एग्जाम्पल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे आपको पता है कि वीबीओर की बात करते हैं, जो आपका विजिबल लाइट रेंज है, वीबीओर की अगर हम बात करते हैं, वीबीओर है ना, VIBGYOR, ठीक है ना। तो वेवलेंथ सबसे अधिक किसका होता है, वेवलेंथ आपका रेड का होता है, इसलिए रेड लाइट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा कहीं भी अगर रेड सिग्नल खतरा की घंटी की बात करते हैं, वहाँ पे जो है रेड सिंबल से ही रिप्रेजेंट रेड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रेड सिंबल जो है उसकी वेवलेंथ काफ़ी अधिक होती है, तो दूर से ही आदमी उसे नोटिस कर लेता है, ठीक है ना। ओके, सेकेंड पॉइंट एक और अगर हम लोग इसको देखने की बात करेंगे, तो आपको पता है कि हमारे सबसे पहले 1G है, 2G है, 3G है, 4G है, 5G है। तो 1G की बात करेंगे, एग्जाम्पल 1G की बात करते हैं हम लोग। 1G जो था आपका 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी था। 2G की बात करेंगे, 3G की बात करेंगे, 4G की बात करेंगे, तो 4G जो है आपका 1800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। 5G की बात करेंगे तो 3000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे लोवेस्ट यहाँ पे याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी जो है और वेवलेंथ में जो है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की अगर हम बात करेंगे, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। किस प्रकार से इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे देखेंगे। आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की अगर हम बात करेंगे, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड मतलब स्पीड ऑफ द लाइट, डिस्टेंस मतलब लैम्डा अपॉन 1/t। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा 1/t। तो क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, निकला लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी निकला। तो स्पीड क्या होता है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। आपको पता है कि यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स में स्पीड ऑफ द लाइट इज कांस्टेंट। यूनिवर्स की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ द लाइट इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लैम्डा जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब जो है वेवलेंथ जो है, याद रखिएगा, वेवलेंथ जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब यह है जिस वेव की वेवलेंथ अधिक होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिस वेव की वेवलेंथ अधिक होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है ना। चलिए यहां तक आप लोग देख लिया, जिस वेव की मोर इज द वेवलेंथ, लेस विल बी द फ्रीक्वेंसी। ऐसे भी देखिए, दो वेव को आप कंसीडर करने की कोशिश कीजिए। यहां वेवलेंथ देखिए, यहां पे वेवलेंथ इतना ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे कितना साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे इतनी देर में कितना साइकिल कंप्लीट हो रहा है, 1 साइकिल 2 साइकिल। वेवलेंथ अधिक है तो कितना साइकिल कंप्लीट हुआ, 2 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी हुआ। वही अगर मैं वेवलेंथ छोटा कर दूं, वेवलेंथ अगर छोटा होगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो काफी अधिक होगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल 4 साइकिल 5 साइकिल, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी अधिक है तो वेवलेंथ देखिए, वेवलेंथ क्या हो गया, छोटा हो गया। या इस तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ द लाइट इज इक्विवेलेंट टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ द लाइट कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे मैंने बताया लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक रिलेशनशिप को आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि जिस वेव का आपका वेवलेंथ अधिक होगा फ्रीक्वेंसी कम होगा, जिस वेव का आपका फ्रीक्वेंसी अधिक होगा वेवलेंथ जो है कम होगा, ठीक है। ओके, चलिए। सो आप यहाँ पे एक चीज को देखने की कोशिश करें, यहाँ पे जो है एक चीज को आप देखने की कोशिश करें कि वेव हैविंग हायर वेवलेंथ, जो वेव का हायर वेवलेंथ होगा उसको क्या होगा, डिस्टेंस कवरेज काफी कम होगा। जैसे 1G की हम लोग बात करें, 1G जो था 900 मेगाहर्ट्ज का वेव था, ठीक है ना। इसका क्या होगा, वेवलेंथ आपका कम है। देखिए 5G का कितना 3300 है, इसका 9, मतलब इसका क्या है, वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ जो है, सॉरी वेवलेंथ ज्यादा है, ये देखिए 900। यहाँ क्या फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी अधिक है, ये फ्रीक्वेंसी कम है।
5G का कितना 3300 मेगाहर्ट्ज है, 1G का कितना 900 मेगाहर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी आपका कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो क्या होगा, वेवलेंथ अधिक होगा। वेवलेंथ अधिक है, वेवलेंथ मोर है, तो वेवलेंथ अधिक होगा तो क्या होगा, 1G का जो है डिस्टेंस कवरेज काफी ज्यादा होगा, डिस्टेंस कवरेज काफी ज्यादा होगा। इसलिए आपको पता होगा कि जब 1G लॉन्च हुआ तो उतने ज्यादा टावर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कि 1G में जो वेव्स होते हैं वो काफी दूर दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, एक हम लोगों ने कैसे देख लिया कि वेव जिसका हायर वेवलेंथ होगा उसका डिस्टेंस कवरेज काफी अधिक होगा। ठीक है, अब सेकंड पैरामीटर के मूव करते हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है ना, इसके फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव के बारे में बात करते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव के बारे में बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट हम लोग म्यू से करते हैं। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है इट रिप्रेजेंट्स, फ्रीक्वेंसी जो है इट रिप्रेजेंट्स, जस्ट ए मोमेंट, सो वी हैव सीन द इंपॉर्टेंस ऑफ वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ अधिक होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस कवरेज विल बी मोर, है ना। और आपने जो है विजिबल लाइट रेंज की बात करें, विवग्योर की अगर बात करें तो रेड का वेवलेंथ इसलिए अधिक होता है ताकि उसे दूर से आदमी जो है उसे देख सके। ठीक, अब इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट द एनर्जी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी का अगर से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बात करने की, तो फ्रीक्वेंसी जो है इट रिप्रेजेंट्स, फ्रीक्वेंसी जो है इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी कैरिंग कैपेसिटी, इट रिप्रेजेंट एनर्जी कैरिंग कैपेसिटी, एनर्जी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वेव, ठीक है ना, ऑफ वेव। जैसे एनर्जी E इक्वल्स टू क्या होता है, H म्यू। H क्या है, H आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, H क्या आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है ना, अब देखिए क्या होता है, जैसे 5G की वेव की बात करें तो 5G जो वेव होगा, 5G की अगर हम बात कर रहे हैं, 5G की अगर मैं बात करता हूं तो 5G क्या है आपका 3.3300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज है। फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एनर्जी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी अधिक है। तो जैसे अगर 5G अगर 4G को 1G से कंपैरिजन करते, 1G लॉन्च हुआ तो आप मैक्सिमम क्या कर सकते थे, अब हम लोग बात कर पाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक हुआ तो हम जो है वहाँ पे एक मैसेज टेक्स्ट कर पाते थे, क्योंकि 1G का वेव की जो खास बात ये थी कि वो काफ़ी दूर तक ट्रेवल कर सकता था, हमें ज़्यादा टावर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन एनर्जी कैरिंग कैपेसिटी कम थी। क्यों, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 900 मेगाहर्ट्ज थी, तो फ्रीक्वेंसी आपकी काफ़ी कम थी। वही अगर आप 5G की बात करते हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी अधिक है, एनर्जी कैरिंग कैपेसिटी अधिक है, मतलब काफ़ी फास्ट इंटरनेट मिलेगा आपको, काफ़ी फास्ट से आप अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं, घर पे जो हम लोग जो है ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते हैं, वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, उसकी अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 5500 मेगाहर्ट्ज रहता है, काफ़ी तेज आप इंटरनेट मिलता है आपको, काफ़ी फास्टली आप सारे इंटरनेट पर काम कर सकते हैं। लेकिन वही उसकी रेंज की बात करेंगे तो 1 रूम से 2 रूम होता है। ठीक है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर फ्रीक्वेंसी। काफ़ी इतने याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी आपकी एनर्जी कैरिंग कैपेसिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वेव्स के बारे में हम लोग जो है काफ़ी जो जितने बेसिक फंडामेंटल सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम जो है डिटेल डिस्टेंस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए ओके। अब जो है थोड़ा सा हम लोग जो है डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने बता दिया, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्लो। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्लो। जैसे जो मैंने साउंड वेव्स की बात की थी, इट्स एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव्स में क्या होता है, कंप्रेसर रेयरफैक्शन होता है। जब हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक जगह कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, इसको कंप्रेशन कहते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, वो रेयरफैक्शन होता है, फिर हम बोलते हैं कंप्रेशन होता है, फिर रेयरफैक्शन होता है। तो देखिए हमने कुछ बोला, वो कंप्रेस हुआ, मॉलिक्यूल्स कंप्रेस्ड हो गए, फिर वो रेरिफाइड हुए, कंप्रेस हुए, रेरिफाइड हुए। इसे जो होता है हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो प्रोपेगेट होता है इसमें, ये जो आपका किस प्रकार से प्रोपेगेट होता है, बाय मींस ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ठीक है, अब इसके जो है थोड़ा सा डिफरेंसेस को हम लोग समझ लेते हैं। डिफरेंसेस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो है, अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे तो ट्रांसवर्स वेव का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से, लॉन्गिट्यूडनल वेव का इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव में क्या था, पार्टिकल जो है वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्लो। वही अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे, जो पार्टिकल जो है दे वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्लो। यहाँ पे आपका अगर हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका क्रेस्ट का फॉर्मेशन होता है, क्रेस्ट का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे ट्रॉ का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेशन होता है, रेयरफैक्शन होता है। ठीक है ना, अगर हम
ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे तो हमें ट्रांसवर्स वेव कहाँ देखने को मिल सकता है? ट्रांसवर्स वेव हमें जो है सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस पे देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज में भी देखने को मिल सकता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज में भी। जो साउंड वेव्स क्या है, साउंड वेव्स जो मॉलिक्यूल्स की बात करें वो गैसियस फेज में है, ठीक है। ये आपका जो है एग्जाम्पल ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे तो लाइट वेव है और रेडियो वेव है, ठीक है ना, जो कि, और लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में साउंड वेव्स होते हैं और आपके जो है सिस्मिक वेव्स आते हैं, ठीक है ना। याद रखेंगे यहाँ पे जो है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रेशर डिफरेंस नहीं हो पाता है आपका ट्रांसवर्स वेव में। लेकिन वही लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कंप्रेस्ड है तो हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है और यहाँ पे जो है लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका एक तरह का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। चलिए ओके, अब थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंस बिटवीन, देखिए अभी हम लोगों ने जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोगों ने जो बात किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बारे में हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम जो इन डिटेल डिस्कशन किए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होते हैं जो इसको प्रोपेगेट करने के लिए हमें जो है किसी प्रकार का मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है सबसे, अगर हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी किसका होता है? गामा रे का होता है। सबसे हाई फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? हाई फ्रीक्वेंसी गामा रे की होती है। फिर एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेंज, जो हमारी विजिबल रेंज है, फिर इंफ्रा, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स आपके ये होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सबसे हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस कौन से होते हैं? हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस आपके गामा रे होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अधिक होती है। याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस की बात करेंगे, हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन गामा वेव होते हैं। हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन, हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन कौन होते हैं? गामा रे होते हैं। क्यों? इसकी जो है हाईयर फ्रीक्वेंसी, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी इसकी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। वही अगर हम बात करेंगे रेडियो वेव्स की बात करेंगे तो इसका वेवलेंथ आपका सबसे अधिक होता है। रेडियो वेव जो है सबसे अधिक इसका फ्रीक्वेंसी, इसका क्या होता है, सब देखिए यहाँ पे जो है हाईएस्ट वेवलेंथ है, हाईएस्ट वेवलेंथ है, हाईएस्ट वेवलेंथ। इसलिए आपको पता है कि जो हम लोग टेलीकम्युनिकेशंस के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वी आर यूजिंग रेडियो वेव्स, क्योंकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ काफ़ी अधिक होती है तो काफ़ी जो है डिस्टेंस को ये एक बार में कवर कर लेता है, ठीक है। तो याद रखिए कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इसलिए हम लोग जो है रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पे कितने रेडियो वेव्स का वेवलेंथ आपका काफ़ी अधिक है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि साउंड वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या डिफरेंसेस हैं। साउंड वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो है क्या आपका डिफरेंसेस, सबसे पहला डिफरेंसेस की बात करेंगे कि साउंड वेव्स क्या है आपका, साउंड वेव जो है आपका वो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव्स क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव से यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्लो प्रोपेगेट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे तो ये आपका ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है ना। साउंड वेव जो होता है उसकी स्पीड क्या होती है? साउंड वेव की स्पीड जो होती है बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, लेकिन उसकी स्पीड की ऑन एन एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो 340 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। और साउंड वेव जो इट इज नॉट कांस्टेंट, साउंड वेव कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वो टेम्परेचर के ऊपर में, ह्यूमिडिटी के ऊपर में भी डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन वही अगर आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो लाइट स्पीड जो है दैट इज कांस्टेंट स्पीड ऑफ द लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। याद रखिएगा साउंड वेव्स इज वेरिएबल इन नेचर क्योंकि वो आपको बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की स्पीड जो है आपकी कांस्टेंट रहती है। साउंड वेव्स डू नॉट पास थ्रू ए वैक्यूम। साउंड वेव्स क्या है आपका? साउंड वेव जो है वो आपका मैकेनिकल वेव्स का हिस्सा है, तो मैकेनिकल वेव से इसका मतलब उसको फ्लो करने के लिए आपको मटेरियल मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन वही अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आपका उसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, थोड़ा सा हम लोग साउंड वेव को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। तो साउंड वेव का आपको पैरामीटर पता है, याद रखिएगा। साउंड वेव के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, साउंड वेव जो है इट्स ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव जो है इट्स ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव इसका मतलब क्या है? वो मैकेनिकल वेव है, मतलब उसको प्रोपेगेट करने के लिए जो है आपको मीडियम की आवश्यकता है, ठीक। साउंड वेव किस प्रकार से प्रोपेगेट करते हैं? साउंड वेव जो है प्रोपेगेट करते हैं बाय टर्म्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। किस प्रकार से? कंप्रेशन, सारे मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाते हैं, फिर रेरिफाइड होते हैं, ठीक है। और साउंड वेव जो है इट इज नॉट कांस्टेंट, ये आपका
वेरिएबल इन नेचर होता है। ठीक, ओके। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं, सारी चीज़ों को समझ चुके, बस थोड़ा सा जो है पैरामीटर्स देख लेते हैं। साउंड की बात करेंगे तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यों? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी हियर। A vibrating object, anything that moves back and forth, to and fro and side, in and out, up and down, produces sound। किसी भी चीज की बात करते हैं वो साउंड आपका प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। ओके, तो साउंड रिक्वायर्स मटेरियल, मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों मीडियम के जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस टू ट्रेवल, ठीक है ना। अगर किसी प्रकार का मीडियम नहीं है तो साउंड आपका प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इफ देर इज नो मीडियम टू वाइब्रेट देन नो साउंड इज पॉसिबल। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, क्योंकि साउंड क्या है आपका, साउंड आपका मैकेनिकल वेव है, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है नहीं। एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ साउंड कंपेयर विद सॉलिड एंड लिक्विड। तो एयर जो है पुअर कंडक्टर ऑफ साउंड है। ठीक, चलिए ओके। ये आप देख सकते हैं साउंड वेव्स के बारे में हम लोगों ने जो बात की थी, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं। साउंड क्या है यहाँ पे, सारी चीजें जो आप देख सकते हैं साउंड की अगर हमने बात की थी तो साउंड में देख सकते हैं साउंड क्या आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड क्या है आपका, जो साउंड वेव की बात करेंगे इससे लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है ना। यहाँ पे पार्टिकल जो है दे वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्लो, यही आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव का डेफिनेशन है। और साउंड वेव जो प्रोपेगेट करता है बाय मींस ऑफ कंप्रेशन रेयरफेक्शन, जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे कंप्रेस्ड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये आपका, फिर आपका रेडिफाइड हो चुके हैं। तो यहाँ पे जब मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो चुके हैं तो यहाँ पे प्रेशर अधिक होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, तो यहाँ पे फ्लो करते समय वो आपका जो है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। चलिए ओके, अब मैंने बताया था कि साउंड वेव जो होते हैं वो आपके, क्योंकि एग्जामिनेशन में याद रखिएगा यूपी पीसीएस में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा जो है आइडिया हमें रख लेना चाहिए। जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार से हमें स्टडी करना होता है। तो कौन कौन से फैक्टर जो है, मैंने बताया कि स्पीड ऑफ द साउंड जो ऑन एन एवरेज हम लोग 340 मीटर पर सेकंड कंसिडर करते हैं, लेकिन इट इज वेरिएबल इन नेचर। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर जो है, स्पीड ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो याद रखिएगा स्पीड ऑफ द साउंड जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो साउंड की स्पीड आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। प्रेशर की बात करेंगे, याद रखिएगा प्रेशर के ऊपर में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है, ये भी आपका यूपीपीसी से पूछा गया है। स्पीड ऑफ द साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर पे जो है किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है, इंडिपेंडेंट है। स्पीड ऑफ द साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर प्रेशर। डेंसिटी की बात करेंगे, स्पीड ऑफ द साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, जितना डेंसिटी अधिक होगा उतना साउंड आपका कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, ह्यूमिड एयर इज लाइटर देन ड्राई एयर, दैट इज वाई स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीजेज विद ह्यूमिडिटी इंक्रीज। याद रखिएगा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो आपकी साउंड, आपकी स्पीड ऑफ द साउंड आपका इंक्रीज होगा। ये कुछ पैरामीटर्स है। थोड़े से कुछ और चीजें जैसे हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की, अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है हम लोग साउंड की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला हम पिच क्या है, pitch is a sensation brain interpretation of the frequency of an emitted sound and is a characteristic which distinguishes a shrill from a grave sound. Faster the vibration of the sound, higher is the frequency, higher is the pitch। याद रखिएगा एक चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे, पिच मतलब क्या होता है। पिच का मतलब होता है वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई है। पिच का मतलब होता है वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी काफी हाई है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है काफी तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, उससे जो साउंड जनरेट होगा वो आपका क्या होगा, वो आपको पिच, उसे आप पिच साउंड कह सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी काफी अधिक है, ठीक है ना। ए हाई पिच साउंड इज कॉल्ड श्रिल। जैसे अगर हम बात करेंगे हमिंग ऑफ ए बी जो होता है इस तरीके से आता है, वहां पे क्या होता है फ्रीक्वेंसी काफी अधिक होती है, ठीक है, इसलिए उसे पिच कहते हैं। एग्जाम्पल पिच का क्या होगा, हमिंग ऑफ ए बी, साउंड ऑफ ए गिटार, ठीक है ना। लो पिच साउंड मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, होर्स साउंड कहते हैं। याद रखिएगा द पिच ऑफ ए फीमेल वॉइस इज हायर देन द पिच ऑफ ए मेल वॉइस। तो महिलाओं की अगर पिच देखी जाए वो आपकी हायर होती है, ठीक है। उनकी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है इसका मतलब क्या है, वो आपकी हायर होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड क्या होता है। साउंड भी जो है आपके रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव, देखिए it is a common experience that when we shout into a well or inside an empty hole or inside a dome, we hear our own sound after a short time. It happens because our sound is reflected from the wall. When sound waves strike a surface, they return back to the same medium. It is called reflection. जिस प्रकार से हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं उसी प्रकार से साउंड भी रिफ्लेक्टेड होता है। आपने देखा होगा कि अगर आप जो है पहाड़ के किनारे में हैं और एक सफिशियंट इंटेंसिटी से अगर आप खुद को पुकारते हैं
तो आपको जो है अपने आवाज, अपने ही नाम का एक गूंज सुनाई देगा। उस गूंज को हम लोग क्या कहते हैं? इको कहते हैं। क्या कहते हैं? इको कहते हैं। और ये जो फेनोमेना है, ये जो प्रक्रिया है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मतलब आपने कहा वहां पे जो आपका, आप कह सकते हैं हिल होगा, माउंटेन होगा, वॉट एवर इट इज, साउंड वहां से टकराया, फिर आपके साउंड आपको वापस सुनाई दे रहा है। जो वापस सुनाई दे उसे हम लोग इको कहते हैं, और जो प्रोसेस जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। ठीक है ना? और जो साउंड आपको सुनाई दिया उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग इको कहते हैं। क्या कहते हैं? इको कहते हैं। ठीक है, ओके। अब कंडीशंस ऑफ इको की बात करते हैं तो याद रखिएगा, मिनिमम डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द, देखिए कुछ आपके कंडीशंस है, कंडीशंस को याद रखिएगा कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग बॉडी 17.2 मीटर्स। रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड में जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो है कि जिसने साउंड प्रोड्यूस किया, जहां से साउंड रिफ्लेक्ट हुआ, उसके बीच में डिस्टेंस आपका 17.2 मीटर होना चाहिए। साउंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड काफी हायर होनी चाहिए, और वेवलेंथ ऑफ साउंड शुड बी लेस देन द हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग बॉडी। वेवलेंथ ऑफ द साउंड आपका शुड बी लेस देन द हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग बॉडी। देखिए ऐसा क्यों होता है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड की जो हम प्रॉपर्टी की हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, देखिए क्या होता है कि सपोज ये दिस इज द पर्सन, ठीक है ना, दिस इज द पर्सन एंड दिस इज द माउंटेन, दिस इज द माउंटेन, ठीक है ना। अब यहां से इसने कुछ कहा, इसने कुछ कहा, इसने कुछ कहा, ठीक है ना। अब साउंड जो है इट इज रिफ्लेक्ट, ये आपका क्या हो गया? साउंड आपका रिफ्लेक्ट हुआ। तो हमने क्या कहा? ये जो साउंड जो सुन रहा है इसे हम लोग, ये क्या है? आपका इको है। और ये जो प्रोसेस जो हुआ है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये प्रोसेस जो हुआ इसे हम लोगों ने क्या कहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का है। क्या कहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का है। अब आप लोग को सोचना होगा कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड के लिए ये जो मिनिमम डिस्टेंस कहा गया है, मिनिमम डिस्टेंस आपका लगभग 17.2 मीटर होना चाहिए। 17.2 मीटर होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, 17.2 मीटर होना चाहिए। इज इट ओके? ठीक है, चलिए। अब ऐसा क्यों होगा? देखिए क्या होता है, स्पीड, देखिए क्या होता है, स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, यहां पे क्या होगा? स्पीड ऑफ द साउंड इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अभी देखिए परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहने का मतलब होता है कि आप सपोज मैंने जो है कुछ कहा, तो आपका ब्रेन जो है उस साउंड को कितना देर तक इंटरप्रिटेट कर सकता है, उसे हम लोग परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहते हैं। कि कोई भी साउंड आपका ब्रेन में जो है 0.1 सेकेंड तक रहता है। जैसे मैंने कहा हेलो, तो ब्रेन में हेलो है ना, वो आपको 0.1 सेकेंड तक रहेगा। जैसे मैं बोलता हूँ हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप मुझे नहीं समझ पाएंगे, क्यों? क्योंकि मैंने काफी तेज कहा। एक पर्टिकुलर शब्द जो है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग की बात करेंगे तो वो आपका एक शब्द जो है ब्रेन में या 0.1 सेकेंड तक रहता है। मैंने जो है 0.1 सेकेंड में काफी ज्यादा शब्द कह दिए, हेलो व्हाट आर यू डूइंग, आप उसको समझ नहीं पाए। लेकिन मैं यही कहता हूं हेलो व्हाट आर यू डूइंग, एक शब्द जो आपके ब्रेन ने इंटरप्रिटेट किया, 0.1 सेकेंड तक इंटरप्रिटेट किया, आप जो उसको सही प्रकार से सुन पाए, इसे हम लोग क्या कहते हैं? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहते हैं। तो टाइम की बात करेंगे तो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग फॉर ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कितना है? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग की बात करेंगे तो ये कितना है आपका, याद रखिएगा 0.1 सेकेंड है, 0.1 सेकेंड है, ठीक है, ओके। डिस्टेंस की बात करेंगे, ये देखिए ये डिस्टेंस क्या है? दिस डिस्टेंस इज डी, और ये भी डिस्टेंस वापस आया डी, तो 2d हो गया। तो स्पीड ऑफ द साउंड कितना? स्पीड ऑफ द साउंड जो है एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर जो है आपका 22 डिग्री सेल्सियस को लेकर चलते हैं, तो ये कितना आपका 344 मीटर पर सेकेंड है। कितना? 344 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा यहाँ पे प्रेशर कितना है? प्रेशर जबकि हमें पता है कि प्रेशर जो है वो किसी साउंड पे प्रभाव नहीं डालता, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, लेकिन यहाँ पे फिर भी लिख देते हैं हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और टेम्परेचर की बात करेंगे तो 22 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे साउंड इतना, इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 2d हो गया, और परसिस्टेंस ऑफ कितना हो गया? 0.1 सेकेंड हो गया। तो कितना हो गया? 34.4 अपॉन 2 इक्वल्स टू डी, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका?
17.2 17.2। मैंने कहा था ना कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड हो तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड होने के लिए सबसे पहले साउंड की इंटेंसिटी अधिक होनी चाहिए। दूसरा जो है मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस आपका 17.2 मीटर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि जो वेवलेंथ ऑफ द साउंड जो है इट शुड बी लेसर देन द हाइट ऑफ द ऑब्स्टिकल। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए, कहीं भी कुछ डाउट हो प्लीज डू लेट मी नो। ओके, अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड जो है उसका एप्लीकेशन क्या होता है, तो एप्लीकेशन की बात करेंगे तो एप्लीकेशन में देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन है। रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड की हम बात करेंगे तो जो एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, मेगाफोन जो होते हैं, अपने गांव में देखा होगा जिसे भोंकू कहते हैं हम लोग। ठीक है, मेगाफोन जो होता है वहाँ वो आपका किस प्रकार से काम करता है, वो आपका जो है रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड बेसिस पे ही काम करता है। ठीक है ना, साउंड जो है एक रिफ्लेक्ट होते हैं, रिफ्लेक्ट होकर एग्जिट करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ओके, क्लियर है। ओके, अब एक और प्रॉपर्टी होता है जिसे हम लोग कहते हैं रिवर्बरेशन। क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है, ए साउंड क्रिएटेड इन ए बिग हॉल will persist by repeated reflection from the wall until it is reduced to a value where it is no longer audible. This repeated reflection that result in this persistence of sound is called reverberation. देखिए हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में स्टडी कर लिया। रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड के कारण इको प्रोड्यूस होता है। लेकिन अब बात एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि आप एक ऑडिटोरियम में है, ऑडिटोरियम में है, वहां पे तीनों चारों ओर से आप घिरे हुए हैं वॉल से। वहां पे अगर आप वहां पे कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो साउंड का क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। साउंड टॉप साइड से रिफ्लेक्ट करेगा, फ्रंट साइड से रिफ्लेक्ट करेगा, इस वॉल से रिफ्लेक्ट करेगा, इस वॉल से रिफ्लेक्ट करेगा। ये जो प्रॉपर्टी होती है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। हेलो 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 हेलो, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। और ये आपका एक अनडिजायरेबल थिंग है। अगर बाई चांस की बात है, मैं अगर किसी गेस्ट लेक्चर के लिए जाता हूँ कहीं और गेस्ट लेक्चर पे जाता हूँ, मुझे पता है कि ये आपका साउंड प्रूफ एरिया नहीं है, तो वहाँ पे मुझे कुछ स्पीक करने के लिए पहले जो है मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे पता है कि वहाँ पे अगर किसी भी चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा मैं, तो वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा, मतलब कहने इफेक्टिव हियरिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इट इज़ अनडिजायरेबल इन नेचर। आप यहाँ पे भी देखने की कोशिश की, जहाँ हमारी क्लासेस हो रही है, ये भी क्लासेस आपका एक कॉम्पैक्ट रूम है, यहाँ पे भी आपका जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड हो सकता है, लेकिन हमें पता है कि इससे हमारे स्टूडेंट को तकलीफ होगा, आप वॉइस को क्लियरली जो है इंटरप्रिटेट नहीं कर पाएंगे। तो इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसे रोकने की अगर हम बात करेंगे तो रोकने के लिए हम क्या करते हैं, साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल लाइक कंप्रेस्ड फाइबर्स, रफ प्लास्टर एंड डेप्रीज लगाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपको प्लेन सरफेसेस, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम जो है साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगाते हैं कि ताकि साउंड आपका रिफ्लेक्ट ना हो। ठीक है ना, साउंड आपका एब्जॉर्ब हो जाए। थर्मोकोल हो गया, पर्दा हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ और आपके कुछ स्पेशल मटेरियल्स होते हैं, ये सारी चीज हम लगाते हैं ताकि हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड को जो हम लोग कंट्रोल कर सकें। ठीक है, इज इट ओके। चलिए अब देखिए हर चीज का यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, जैसे मैंने बताया मेगाफोन्स की अगर हम बात करते हैं, मेगाफोन्स की बात करते हैं, मैंने मेगाफोन्स में कुछ कह रहा हूँ, वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होकर एग्जिट कर रहा है। यहाँ तक कि डॉक्टर के द्वारा जो स्टेथोस्कोप जो इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी हार्ट की बीट को मेजरमेंट कर सके, वहाँ पे भी हार्ट बीट से लेकर डॉक्टर की ईयर तक जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड होकर वो एग्जिट करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसे एग्जाम्पल ऑफ दीज आर द पॉजिटिव implications, positive applications of your reverberation of sound, or we can call it multiple reflection of sound। मेगाफोन और स्टेथोस्कोप हो गए, ये सारे आपको जो इसी प्रॉपर्टीज पे काम करते हैं। अब जो है हम लोग थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश करते हैं, दूसरा साउंड में ही जो है हम लोग दूसरे टॉपिक पे चीज़ों का स्टडी करने की कोशिश। देखिए हमें जो है इन डिटेल सारी चीज़ों को कवर करना है ताकि एक भी टॉपिक आपका छूट ना जाए विथ रिस्पेक्ट टू यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन। तो देखिए रेंज ऑफ हियरिंग, हम जो है कितने फ्रीक्वेंसी रेंज तक के साउंड को सुन पाते हैं, याद रखिएगा। द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग एक्सटेंड्स फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। कितना, याद रखिएगा, अगर हम ऑडिबल रेंज की बात करेंगे, अगर हम अपने हियरिंग रेंज की बात करेंगे, ऑडिबल रेंज की बात करेंगे, तो याद रखिएगा, यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड की अगर हम बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड की अगर हम बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ अगर हम साउंड की बात करते हैं तो याद रखिएगा यहां से साउंड आपका स्टार्ट होता है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके 20 हर्ट्ज, कहां से 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। कितना,
20,000 हर्ट्ज तक। ये आपका क्या है, ऑडिबल रेंज ऑफ, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑडिबल रेंज, ऑडिबल रेंज कहते हैं, ठीक है ना, ऑडिबल रेंज कहते हैं। और उसके बाद जो 0 हर्ट्ज से लेकर यहाँ तक जो है ये आपका इंफ्रासाउंड वेव है। क्या है ये आपका इंफ्रासाउंड वेव, इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। इंफ्रासोनिक 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक जो होता है इसे हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। और 20 हर्ट्ज के बाद जो आपके साउंड वेव होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं। क्या, अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अब देखिए एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि हम एग्जामिनेशन में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है व्हाट इज द ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन बीइंग, तो ये क्या 20 to 20,000 हर्ट्ज है। अब लेकिन थोड़ा सा जो है इट इज़ वेरिएबल इन नेचर। अगर इस ऑडिबल रेंज की बात करेंगे तो ऑडिबल रेंज जो है इट इज स्लाइटली वेरिएबल इन नेचर। जैसे अगर हम बच्चों की बात करते हैं, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एंड सम एनिमल्स की बात करते हैं, ठीक है ना, वो आपका 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। जैसे बच्चे जो है 5 साल के नीचे जो बच्चे हैं उन पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया, तो बच्चे अगर हमारी बात करें तो हम जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। लेकिन वही अगर हम बच्चों की बात करेंगे तो बच्चे जो आपका 20 से लेकर 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा जैसे जैसे बच्चे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसको डायग्राम में आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो ऑडिबल रेंज जो है ये ऑडिबल रेंज थोड़ी सी बढ़ जाती है। ऑडिबल रेंज थोड़ी सी बढ़ जाती है किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर इंक्रीज हो जाती है। और यही कम हो जाती है किनके लिए, ओल्ड पर्सन के लिए, ओल्ड पर्सन के लिए, ठीक है ना, ओल्ड पर्सन के थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके, आपको पता है इंफ्रासोनिक जो इंफ्रासाउंड वेव जो होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं। इंफ्रासोनिक वेव्स की अगर हम बात करेंगे, जो सिस्मिक वेव जो होते हैं, बाय चांस की बात है अगर अर्थक्वेक जनरेट होता है तो वो आपका सिस्मिक वेव जनरेट करता है। और सिस्मिक वेव की अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो सिस्मिक वेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है इट इज़ लेस देन द ऑडिबल रेंज ऑफ द साउंड, इसलिए जो है हम उस वेव को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो किस जोन में आते हैं, वो आपका इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स में आता है। लेकिन आपने देखा होगा कहीं भी अगर सुनामी आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, तो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, अगर हम कैट की बात करेंगे, डॉग्स की बात करेंगे, वो पहले ही जो है भागना शुरू कर देते हैं, घर के अंदर भागना, बाहर निकलना, बचने की कोशिश करना, ठीक है ना, ज़्यादा भौंकते हैं, वो जो है उस पर्टिकुलर साउंड को कैच कर लेते हैं कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है। तो हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो इंफ्रासोनिक वेव जो है कुछ एनिमल्स डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। और अल्ट्रासाउंड की बात करेंगे तो अल्ट्रासाउंड जो है वो किसके द्वारा यूज किया जाता है, बैट जो होते हैं चमगादड़ जो है अल्ट्रासाउंड के थ्रू कम्युनिकेट करता है। सारी चीज़ों को यहाँ पे हम समझेंगे। पर्टिकुलरली आपने ये समझ लिया दिस इज द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड, इट इज नॉट कांस्टेंट, जनरली एग्जामिनेशन में कांस्टेंट, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द चिल्ड्रन की बात करेंगे तो जो 5 साल के नीचे होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी अधिक होती है और जो बूढ़े होते जाते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम होती जाती है, ठीक है। चलिए, सो इंफ्रासोनिक साउंड आपको पता है कि जो वो फ्रीक्वेंसी रेंज जो कि आपका लेस देन 20 हर्ट्ज है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स कहते हैं। जैसे राइनासोरस की बात करेंगे तो राइनासोरस जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं वो लोग, लेकिन उनकी रेंज क्या होती है, 5 हर्ट्ज होती है। मतलब किस रेंज में आती है, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स में वो आती है, ठीक है ना। अब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की बात करेंगे तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स वो होते हैं जिस साउंड वेव्स की फ्रिक्वेंसी जो है आपके 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, और वो जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी तो वो हमारे ऑडिबल रेंज के बाहर है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि डॉल्फिन्स की बात करेंगे तो डॉल्फिन्स आपने देखा होगा, ठीक है ना, डॉल्फिन जो है, ठीक है ना, डॉल्फिन्स जो है वो आपके किस प्रकार से बातचीत करती है, कम्युनिकेट करती है, वो आपके अल्ट्रासाउंड को यूटिलाइज करके कम्युनिकेट करती है। बैट जो होते हैं वो आपके भी अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूटिलाइज करके कम्युनिकेट करते हैं। 2 एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में जो है पूछा गया है कि बैट्स जो है कौन सा साउंड वेव्स को इस्तेमाल करके कम्युनिकेट करता है, इट इज योर अल्ट्रासाउंड वेव्स, ठीक है। रैट्स की अगर हम बात करेंगे, जो चूहिया जो होते हैं, ठीक है ना, माइस जो होते हैं, वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। ओके, चलिए अब देखिए हियरिंग एड, जैसे अगर मान के चलिए कि हियरिंग एड क्या होता है। हियरिंग एड जो होता है आपको पता है जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की अगर हम बात करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी रेंज अगर कम हो गया तो वहाँ पे हम लोग हियरिंग एड लगाते हैं। तो हियरिंग एड में क्या लगे होते हैं आपके, हियरिंग एड में जो है आपके क्या लगे होते हैं, देखिए हियरिंग एड किस प्रकार से काम करता है। हियरिंग एड जो है आपका साउंड जो रिसीव करता है वो माइक्रोफोन से रिसीव करता है। जो माइक्रोफोन जो होता है वो आपका कम इंटेंसिटी साउंड को वो कैप्चर कर लेता है। अब ये माइक्रोफोन जो है जब आपका साउंड कैप्चर कर लिया तो साउंड वेव्स को किस में वो कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद उसी अगर हम बात करेंगे माइक्रोफोन की बात करेंगे तो वहाँ एक एम्पलीफायर बना होता है, वो एम्पलीफायर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है,
वो एम्पलीफिकेशन सिग्नल जो है वो कहाँ चला, एम्पलीफाइड सिग्नल जो है आपका कहाँ चला जाता है, स्पीकर में चला जाता है। स्पीकर में जो है आपका वो साउंड की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इस तरीके से आपका हियरिंग एड जो है काम करता है। ओके चलिए, ओके अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड की बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड देखिए, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड जो है, जैसे अगर हम पावर सेक्टर में काम करते हैं, पावर सेक्टर या किसी भी इंडस्ट्रीज में हम जब काम करते हैं तो इंडस्ट्री में टैंक्स का इस्तेमाल होता है, टैंक्स वगैरह होते हैं, जैसे टैंक्स वगैरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टैंक्स वगैरह में हम लोग एसिड वगैरह स्टोर करते हैं, तो टैंक्स को हम लोग परमानेंटली जो है कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग के तौर पे जो है, कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग के तौर पे हमेशा थिकनेस मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं कि थिकनेस कम तो नहीं हुआ है। जैसे मान के चलिए कि कोई पावर प्लांट है, वो पावर प्लांट आपका जो है नेचुरल गैस से रन कर रहा है, ठीक है, नेचुरल गैस से रन कर रहा है। तो नेचुरल गैस लाइक जो नेचुरल गैस की जो पाइपलाइन होती है, मतलब नेचुरल गैस की जो पाइपलाइन होती है, वहाँ पे कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग के तौर पे जो है हमेशा पाइप का थिकनेस मेजरमेंट किया जाता है कि पाइप का थिकनेस अगर कम होगा तो गैस लीकेज होगा, गैस लीकेज होगा तो बम ब्लास्ट हो सकता है। तो वो सब मेजरमेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। जो टैंक वगैरह हो गया, टैंक वगैरह का थिकनेस का मेजरमेंट करने के लिए हम जो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको पता है कि पेट में दर्द होता है और बाई चांस की बात है किडनी वगैरह में स्टोन्स वगैरह हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, यूएसजी कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, ठीक है ना। अल्ट्रासोनोग्राफी किस प्रकार से काम करता है, जो हम प्रोब्स जो इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोब्स आपका जो अल्ट्रासाउंड वेव्स सेंड करता है। अल्ट्रासाउंड वेव जाता है, अगर सेम टिश्यू से तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बाई चांस के बाद उसको पत्थर मिल गया, वहां पे क्या होता है, टिश्यू डेंसिटी चेंज हो गई, वहां से साउंड जो है रिफ्लेक्शन हो जाएगा। साउंड जो आपको क्या प्रॉपर्टी शो करता है, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है। और जब रिफ्लेक्ट होता है साउंड, तो वहां पे वो चीज जो है आपका इमेज में दिखाई पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है, वहां पे व्हाइट कलर का आपका स्टोन दिखाई देगा। वो स्टोन, जो स्टोन का इमेज फॉर्मेशन में किस प्रकार से हुआ है, स्टोन का इमेज फॉर्मेशन इस प्रकार से हुआ है कि जो ये प्रोब है, प्रोब आपका अल्ट्रासाउंड निकाल रहा है, पूरा स्टमक में चेक कर रहा है, एक जगह स्टोन मिला, स्टोन मिला, वो वापस टकरा के वापस आ जाएगा। और ये जो वेव जो टकरा के आया है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा और उसको फिर आपको जो है कहाँ पे अल्ट्रा यूएसजी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द सर्टेन एप्लीकेशंस ऑफ योर अल्ट्रासाउंड्स, ठीक है। हमें जो है किस प्रकार से काम करता है वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से हम सोनार की बात करेंगे, तो सोनार क्या होता है, सोनार का मतलब क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। तो क्या होता है सोनार, जैसे आपको पता होगा, सबमेरीन्स की बात करें, सबमेरीन जो होते हैं वो सबमेरीन किस प्रकार से काम करते हैं, सबमेरीन्स में जो है सोनार लगे होते हैं। वो क्या होता है, सोनार लगे होते हैं, वो कंटिन्यूसली साउंड को, दो तरह के सोनार होते हैं, एक होता है एक्टिव सोनार, एक होता है पैसिव सोनार। एक्टिव सोनार जो होते हैं किस प्रकार से काम करते हैं, जैसे सबमेरीन से, वो आपका क्या होता है, कंटिन्यूसली जो है आपका ट्रांसड्यूसर के थ्रू, ट्रांसड्यूसर जो है उसके थ्रू वो जो है आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, जा रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब रास्ते में कोई नहीं है। बाय चांस की बात है, रास्ते में कुछ चीज है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड गया गया यहाँ पे टकराया, वापस इसका इसका क्या है, इको आया, इसका रिफ्लेक्टेड साउंड वेव आया आया, तो उससे पता चल गया। हमको पता है, हमें क्या पैरामीटर्स पता है, हमें जो है टाइम टेकन बाय द वेव्स, मेरे ट्रांसड्यूसर जो है साउंड वेव प्रोड्यूस किया, कितना देर में वापस आया, आपको टाइम पता है, स्पीड ऑफ द साउंड वेव पता है, आपको डिस्टेंस पता चलता है कितने डिस्टेंस पे आपका एक ऑब्स्टिकल है, इसे हम लोग सोनार कहते हैं, ठीक है ना। साउंड की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। बैट्स के मैंने बैट्स का बताया, बैट जो आप देख रहे हैं, बैट्स की अगर हम बात करेंगे, पिक्चर में देख पा रहे हैं, बैट जो है वो आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करता है। जैसे बैट जो है वो पहले क्या करता है, चे करता है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, वो आपका जो अल्ट्रासाउंड जो चे मैंने किया वो आप सुन पा रहे हैं, लेकिन जो बैट जो चे करेगा उसे हम नहीं सुन पाएंगे। क्यों नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वो जो है आपका अल्ट्रासाउंड है। चीज को समझिएगा, मैंने जानबूझ के ऐसा किया था, ये चे आप सुन पा रहे हैं मतलब अल्ट्रासाउंड नहीं है। अब ये अगर बैट जो है, बैट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपका अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर रहा है, आप देख रहे हैं ये बैट जब अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस किया, हर एक दिशा में बैट जो है अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, बाई चांस की बात है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, कुछ कुछ प्रे है इसका, यहाँ से जब टकराएगा, टकरा के जब बैट के पास वापस जब वेव आ गया, बैट को पता चल जाता है यहाँ पे क्या है, उसका खाने का चीज है, उसे जाके अटैक करता है, ठीक है। इज इट ओके, चलिए। सो हम लोगों ने साउंड वेव्स को कंप्लीट कर लिया, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चीजें डिपेंड करती है कि आप चीजों को किस प्रकार से रिटेन करते हैं, ठीक है। ओके चलिए, अब थोड़ा सा जो है चैप्टर काफी टफ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अगर आप, ठीक है, इससे रिलेटेड चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशंस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नो डाउट इट इज बिट टफ इन नेचर, लेकिन हम जो है वी आर स्टडिंग विद रिस्पेक्ट टू यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशंस की अगर हम बात करेंगे,
ओके, सो सिंपल हार्मोनिक मोशंस की हम बात कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऑसिलेटरी मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल is directly proportional to the displacement and directs toward the fixed point in a direction opposite to the displacement is called simple harmonic motion, ठीक है ना। okay, if a particle performs oscillatory motion such that its acceleration and displacement are related by this thing, देखिए क्या होता है, then the motion of a particle is simple harmonic motion। चलिए देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या डेफिनेशन होता है। जिसे पेंडुलम की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो वन ऑफ द स्पेशल क्राइटेरिया है उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, जिस प्रकार से एग्जामिनेशन में आपका स्टेटमेंट दिया जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम बात करते हैं, ठीक है। सो पेंडुलम इज द बेस्ट एग्जांपल विच परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, पेंडुलम, एग्जाम्पल क्या होगा, पेंडुलम, पेंडुलम, ठीक है ना। यहां पे आपको सबसे मैंने बताया था कि एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन जो है इट इज, एक्सीलरेशन जो है जस्ट ए मोमेंट, ओके, यहां पे हमने जो देखा है, चलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में एग्जांपल क्या है आपका, एग्जांपल आपका पेंडुलम है, क्या है, पेंडुलम है, पेंडुलम है, ठीक है। यहां पे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये थी कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। ट्राई टू कंसीडर इट। यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये लिखा हुआ है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ए। अब यहां पे देखने की कोशिश करते हैं, सपोज ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, ठीक है ना। यहां पे देखने की कोशिश करते हैं, पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं, ये पेंडुलम बॉब है, ठीक है ना। ओके, तो पेंडुलम पहले इस पोजीशन में आया, ओके, पेंडुलम फिर इस पोजीशन में आया, ओके। अब पेंडुलम अगर इस पोजीशन में आया है, यहां देखने की कोशिश कीजिए, पेंडुलम जो है इसका मीन पोजीशन में है, मीन पोजीशन में है, मीन पोजीशन में है, ओके। ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, इस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्स है, डिस्प्लेसमेंट एक्स है, डिस्प्लेसमेंट एक्ट है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जो रेस्टोरिंग फोर्स अगर हम बात करेंगे, ये फोर्स आपका, ये रेस्टोरिंग फोर्स है, यहाँ पे जो है रेस्टोरिंग फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स है। तो रेस्टोरिंग फोर्स जो उसे हमेशा कोशिश कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में, रेस्टोरिंग फोर्स उसे कोशिश करे ताकि उसे मीन पोजीशन में लेके आ सके, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है ना, कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, मास इज कांस्टेंट, इसलिए हम लोग लिखा है एक्सीलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये आपका क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज योर पेंडुलम, ठीक है। ओके चलिए, ठीक है, चलिए ये हम लोग एक्सप्लेन कर दिया है। अब पीरियोडिक मोशन की बात करेंगे, तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, देखिए याद रखिएगा, पीरियोडिक मोशन इज नॉट योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, मोशन मतलब जो क्लॉक जो है, क्लॉक, वो आपका पीरियोडिक मोशन है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, वो जो है आपका, देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पीरियोडिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पीरियोडिक मोशन है, लेकिन जो पीरियोडिक मोशन की अगर हम बात करेंगे तो पीरियोडिक, हर सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, वापस उस पोजीशन को वापस क्रॉस करता है, जैसे क्लॉक की बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, पीरियोडिक मोशन में किसी भी प्रकार का मीन पोजीशन तो नहीं होता है क्लॉक में, जैसे ये अगर पेंडुलम है, पेंडुलम है, ओके। सो हम लोग पीरियोडिक मोशन की बात करें, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे अगर हम बात करेंगे क्लॉक की बात करें, तो हर एक 60 सेकंड्स के बाद जो है क्लॉक वापस से सेम पोजीशन में आकर वापस से स्टार्ट करते हैं, इसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। लेकिन पीरियोडिक मोशन जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मैंने स्पेशल क्राइटेरिया बताया कि वहाँ पे एक रेस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए जो वापस उसे अपने मीन पोजीशन पे लाने की बात करते हैं। पेंडुलम जो है मैंने बताया कि इसका मीन पोजीशन में यहाँ पे जाएगा तो पेंडुलम फिर वहाँ पे आएगा, तो ये आपका रेस्टोरिंग फोर्स है, इट इज रेस्टोरिंग फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डिस्प्लेसमेंट बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो पीरियोडिक मोशन, यहाँ पे आप किसी प्रकार का रेस्टोरिंग फोर्स नहीं है, यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद जो है ऑसिलेटरी मोशन की बात करेंगे। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पार्टिकल अबाउट द मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, इन व्हिच अ पार्टिकल मूव्स ऑन ईदर साइड। इट इज ए काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन बाउंडेड बाय द टू एक्सट्रीम, फॉर एग्जांपल ऑसिलेशन सिंपल। तो देखिए यहाँ पे अगर ऑसिलेटरी मोशन की बात करेंगे तो ऑसिलेटरी मोशन जो होता है ये पीरियोडिक मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन जो है इसमें क्या होगा, टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है। जैसे ये ऑसिलेशन कर रहे हैं, पेंडुलम है, ऑसिलेट किया और टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रीम एंड्स है, तो ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है। रीजन बिंग व्हाट, कि यहाँ पे मीन पोजीशन है, रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि इसको यहाँ पे लाने की कोशिश करता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का दो कंडीशन याद रखिएगा, मीन पोजीशन होना चाहिए, रेस्टोरिंग फोर्सेस एक्ट करना चाहिए, तो ही आपका जो है वो आपका क्या होगा, तो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कहाँ होंगे, आपके ऑसिलेटरी मोशन में आपके सिंपल हार्मोनिक मोशंस होते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे, याद रखिएगा सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे तो यहाँ याद रखिएगा इसका टाइम पीरियड कभी कभार एग्जामिनेशन में कैलकुलेट करने के लिए पूछ दिया जाता है। तो याद रखिएगा टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ट्वाइस पाई रूट ओवर एल बाय जी, यह टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम है। याद रखिएगा टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम का ट्वाइस पाई रूट ओवर एल बाय जी। तो एल क्या, एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। देखिए टू कांस्टेंट, पाई के वैल्यू 3.14 होता है, जी इज कांस्टेंट। तो आपको पता है कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम जो है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्या बता रहा है, टाइम पीरियड जो है इट इज इनवर्स, टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड की अगर हम बात करेंगे, टाइम पीरियड जो है इट इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम पीरियड जो डिपेंडेंट अपॉन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है ना। चलिए ओके, चलिए अब देखिए रेजोनेंस की बात करते हैं। रेजोनेंस जो है काफी इंपॉर्टेंट, इसके प्रॉपर्टी को आप लोग जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं देखिए रेजोनेंस की मतलब क्या होता है, देखिए चीजों को समझेंगे। रेजोनेंस क्या होता है, देखिए क्या होता है समझेंगे। हर एक इस ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसे आपके पास ग्लास है, पेन है, कुछ भी चीज़ है, घर में जो प्लाज्मा टीवी लगे होते हैं, सारी चीज़ें, हर एक चीज़ का, हर एक, अगर हम प्लाज्मा टीवी की बात करें, मॉनिटर की बात करें, तो वहाँ पे डिफरेंट चिप्स लगते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। हर एक इक्विपमेंट्स की बात करेंगे, हर एक चीज़ की बात करेंगे, छोटी से छोटी चीज़ की बात करेंगे, उसकी आपकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है। उस नेचुरल फ्रिक्वेंसी का क्या होता है, पूरा सिस्टम का भी एक आपका नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है ना। अगर जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, ठीक है ना, सपोज आपने ये कहीं ना कहीं मूवी वगैरह सीन में देखा होगा कि जो लोग सिंगर लोग जो होते हैं, जब सिंगर जब गाते हैं, कभी बहुत हाई पिच में गाते हैं, जैसे देखा होगा कभी जब बहुत हाई पिच में जब सिंगर गाते हैं तो उसके आसपास जो ग्लास रखा होता है, ग्लासेस हिलना शुरू हो जाता है। क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर सिंगर जो है जब गाना गा रहा होता है, आपने देखा होगा उसके आसपास जो टेबल होते हैं, वहां जो लाइट ग्लासेस होते हैं वो हिलना शुरू हो जाते हैं। क्या वो संभव है, हाँ वो संभव है। कैसे, सिंगर जब गाना गा रहा है उससे जो साउंड वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी निकल रही है, ये क्या आपका फोर्स फ्रिक्वेंसी है, वो फ्रिक्वेंसी अगर उस ग्लास की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगा, ग्लास हिलना शुरू हो जाएगा, इसी को रेजोनेंस कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपने फोर्स फ्रिक्वेंसी, जो आपके द्वारा फोर्स फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस की गई है, अगर वो फोर्स फ्रिक्वेंसी आपकी ग्लास की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच हो जाए तो वो आपका हिलना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। इसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर रेजोनेंस, इसको रेजोनेंस कहते हैं। सो रेजोनेंस को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं आप, रेजोनेंस को आप जो है डिफाइन कर सकते हैं, रेजोनेंस इज डिफाइंड एज ए फेनोमेना इन विच एन एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मतलब आपने जो साउंड वेव जो प्रोड्यूस किया है वो आपका क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है ना। द रेजोनेंस इज डिफाइंड एज ए फेनोमेना इन विच एन एक्सटेंडेड फोर्स और ए वाइब्रेटिंग सिस्टम forces another system around it to vibrate with greater amplitude at a specific frequency। कहने का मतलब यह है, रेजोनेंस का मतलब क्या है, रेजोनेंस का मतलब है कि जो मैं साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये क्या है मेरा, ये फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है। ये जो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी अगर इस ग्लास की, फोर्स फ्रीक्वेंसी अगर इस ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगा, ग्लास अपना शटर करना शुरू कर देगा, ग्लास जो है काफी तेजी से वाइब्रेट करना शुरू करेगा, ग्लास जो है काफी हाई एम्पलीट्यूड वाइब्रेट करना शुरू करेगा, ग्लास टूट सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस का मतलब क्या है, रेजोनेंस आपका जब फोर्स फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना। फोर्स फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, जिससे कारण सिस्टम आपका जो है काफी हायर एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे जो हम लोग जब मैंने पावर प्लांट में काम किया है,
तो पावर प्लांट में क्या होता है, टरबाइंस होते हैं, टरबाइंस, तो टरबाइन को रन किया जाता है, टरबाइन को हम लोग जो है 3000 आरपीएम पे रन करते हैं। ठीक है, आपको पता है जब टरबाइन जो आपका 3000 आरपीएम पे रन करेगा तो ही आपका वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएगा एट द रेट ऑफ 50 हर्ट्ज। इंडिया में जो है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो टरबाइन का दो रेंज था, एक आपका 800 आरपीएम था, एक आपका 1800 आरपीएम था। जब 800 आरपीएम टरबाइन का जो रेजोनेंट, टरबाइन की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, समझिएगा, टरबाइन की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब टरबाइन की जितने भी कंपोनेंट्स है उस कंपोनेंट्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पहला आपका 800 आरपीएम है। जब हम टरबाइन को स्टार्ट करते हैं 100 आरपीएम, 200 आरपीएम, 300 आरपीएम, 400 आरपीएम, 800 आरपीएम जाएगा, तो 800 आरपीएम पे क्या होगा, 800 आरपीएम पे तो टरबाइन की खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, हमने स्टार्ट किया उसके कारण भी एक फ्रीक्वेंसी 800 आरपीएम पे पहुंचा, वहां पे फोर्स फ्रीक्वेंसी हुआ, वो फोर्स फ्रीक्वेंसी जो है, वो फोर्स फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका किसके साथ मिल गया, टरबाइन की फ्रीक्वेंसी के साथ मिल गया। टरबाइन वाइब्रेट करना शुरू करता है, पूरी की पूरी पावर प्लांट जो है जहां पे टरबाइन सेट है वो पूरा वाइब्रेट करना शुरू करता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, यहाँ पे रेजोनेंस का, रेजोनेंस को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, एक डायग्राम को थ्रू कोशिश करते हैं। रेजोनेंट या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, प्रॉपर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसे हम लोग, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, अब मान के चलिए कि ये आपका टरबाइन है, सपोज ये आपका दिस इज योर टरबाइन ब्लेड। ओके, सपोज ये मान के चलिए कि आपका जो है ये आपका टरबाइन है, सपोज दिस इज योर टरबाइन ब्लेड्स हो गया। ओके, चलिए अब टरबाइन जो है 800 आरपीएम पे, 800 आरपीएम पे जो है इसका क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, दिस इज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, खुद से है मतलब। ओके, चलिए अब मैंने टरबाइन को स्टार्ट किया जीरो से लेकर जैसे ही 800 आरपीएम पे पहुंचा टरबाइन, क्या होगा देखिए 800 आरपीएम पे ये हम लोग जो टरबाइन स्टार्ट कर रहे थे यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स फ्रीक्वेंसी करेंगे, फोर्स फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ये फोर्स फ्रीक्वेंसी जो जनरेट हुआ है ये किससे मैच कर रहा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा। तो ये क्या होगा, ये फोर्स फ्रीक्वेंसी जब व्हेन फोर्स फ्रीक्वेंसी मैचेज विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसे हम क्या कहेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशन काफी हायर होता है, वाइब्रेशन जो होगा काफी हायर होगा, हायर एम्पलीट्यूड पे होगा, बहुत हायर एम्पलीट्यूड पे होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते थे, अब मान के चलिए अगर टरबाइन को 100 200 अगर 800 आरपीएम पे मैं अगर 2 मिनट के लिए रख दूं, पूरा टरबाइन डैमेज हो जाएगा। और गेटिंग माय पॉइंट, अगर बाई चांस की बात है मैंने टरबाइन को 800 आरपीएम पे लेके गया, ठीक है ना, 800 आरपीएम पे लेके गया, किसी का फोन आ गया, बाई चांस की बात है 800 आरपीएम पे मैंने टरबाइन को छोड़ दिया, पूरी की पूरी टरबाइन डैमेज हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी काफी हाईएस्ट होती है। इसलिए हम टरबाइन को वहां पे विद इन मिली सेकेंड्स के अंदर क्रॉस करते हैं, मिली सेकेंड के अंदर वाइब्रेशन आना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आपने देखा होगा जो ब्रिजेज होते हैं, ठीक है ना, ब्रिजेस की भी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल। और जो आपको पता है आर्मी लोग जो वॉक करते हैं लेफ्ट राइट वॉक करते हैं, उससे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो जब यहाँ पे सोल्जर वॉक कर रहे होते हैं उनकी जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अगर इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज से मैच करे, भाई ब्रिज है उसकी अपनी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, टरबाइन अगर सोल्जर अगर वॉक कर रहे हैं उसके द्वारा जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, अगर वो फ्रीक्वेंसी आपकी इस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, आपका ब्रिज टूट जाएगा। इसलिए जब आपके सोल्जर्स इस पे वॉक करते हैं तो उन्हें कहा जाता है आप नॉर्मली वॉक करो। इसी को हम लोग जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग रेजोनेंस का हम लोगों ने हार्मफुल इफेक्ट तो देख लिया, अब थोड़ा सा हम लोग जो है पॉजिटिव इंपैक्ट देखने की कोशिश करते हैं। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, रेजोनेटिंग गिटार्स काफी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता है एमआरआई इमेज जो होता है, जैसे मान के चलिए आपकी बॉडी की एमआरआई करवानी है, तो जो एमआरआई करवाते हैं हम लोग, एमआरआई में क्या यूज होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ही जो है इस्तेमाल किया जाता है, एमआरआई करवाते हैं हम लोग, ठीक है ना। स्विंग की बात करें, सपोज आपको पता है कि कोई जो झूला पे बैठा हुआ है उसे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक समय आपके हाथों में, मान के चलिए आपके हाथों के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया जा रहा है, अगर वो फ्रीक्वेंसी इस झूले के बराबर है तो देखिएगा वो एकदम हाईएस्ट पोजीशन पे चला जाएगा, हाईएस्ट पोजीशन को। तो ये भी आपका एग्जांपल है आपका रेजोनेंस का, ठीक है। इज इट ओके, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड। तो आज की सेशन में हमने क्या देखा, आज की सेशन में हमने वेव्स को अच्छी तरीके से स्टेट किया, इंपॉर्टेंस ऑफ वेव्स को हमने स्टडी किया, यहाँ तक कि वेव्स एंड फ्रीक्वेंसी के रिलेशन को समझा, साउंड वेव्स को समझा, और साथ साथ में जो सिंपल हार्मोनिक वेव्स एंड रेजोनेंट वेव्स को समझा। तो थैंक यू एवरीवन।